लिखिए। हेडिंग क्या था बेटा? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आफ्टर पॉइंट मासेस, आफ्टर पॉइंट मासेस about their center of mass, Moment of inertia about after 2 point masses about their center of mass, about their center of mass, about their center of mass। अगर सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग में बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, 2 पॉइंट मासेज हैं, तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? सपोज दैट 2 पॉइंट मासेज m1 m2 हैं, उनके बीच का सेपरेशन r है। सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंसेज एक तरफ से r1 है बेटा, दूसरी तरफ से हमारा क्या है? r2 है। तो सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन होगा जहाँ पे एक साइड का मास इंटू डिस्टेंस इक्वल टू दूसरे साइड का मास इंटू क्या हो? डिस्टेंस, दोनों बैलेंस होगा। तो बैलेंसिंग पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ क्या कह लेंगे? मास। जैसे ले लीजिए m1 m2 r1 और r2 आपकी ये डिस्टेंसेस हैं। टोटल जो कंडीशन आपका है, टोटल जो डिस्टेंस आपका आ रहा है, आप एक साथ मान लो ये सेंटर ऑफ मास है m1 r1, तो r1 r2 के r1 प्लस r2 की वैल्यू आपके बराबर होगी। ठीक, अब कंडीशन क्या हो रहा है? ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तभी होगा जब m1 r1 की वैल्यू m2 r2 यानी इधर वाला मास इंटू क्या है? डिस्टेंस, इधर का मास इंटू क्या हो? डिस्टेंस बराबर एक दूसरे को बैलेंस कर जाए। ठीक, तो इस कंडीशन के लिए m1 r1 की वैल्यू m2 r2 वैसे होता है m1 g इंटू r1 इक्वल टू m2 g इंटू r2, m1 r1 इक्वल टू m2 r2। नेट आपकी वैल्यू तो 0 मिलेगी, लेकिन g की दोनों साइड से काम क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। g क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। m1 r1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? m2 r2। ठीक, तो यहाँ से m1 r1 एक रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। m1 r1 की वैल्यू m2 r2 क्या हो गया? बराबर हो गया। दूसरा आपका जो होगा, पूछा जाता है कि r1 की वैल्यू r के रिस्पेक्ट में क्या होगा, या r2 की वैल्यू r के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो लिख लीजिए if 2 point masses, if 2 point masses m1 and m2, 2 point masses m1 and m2 are present at distance m1 and 2 point masses m1 and m2 are present at distance r from each other, present at distance r from each other, from each other। हो गया? m1 m2 कितने हैं? r डिस्टेंस पे एक दूसरे से बेटा रखे गए हैं। ठीक, एंड r1 and r2 be the distances of their center of mass, r1 and r2 be the distances of their center of mass from m1 and m2 respectively। कहाँ से बेटा? m1 and m2 respectively। आप पढ़ रहे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या? इसका 2 पॉइंट मासेज अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। आपको पढ़ने हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 पॉइंट मासेज अबाउट देयर। लिख दो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मासेज अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, देयर सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये फाउंड करना है। ठीक, अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। तो कहाँ तक लिखिए बेटा? रिस्पेक्टिवली। देन डायग्राम आप बना लो, पहला क्वेश्चन बना लो।
अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे नोट कर लिए बना के। नहीं कैसे कम से कम आप लोग तो खाते नहीं होंगे ऐसे नहीं स्कर्ट्स वगैरह, ठीक। अगर आप लोग खाइएगा तो डस्टबिन में बाहर फेंक दीजिएगा, क्या रैपर उसका, राहुल ठीक। भैया कहे थे बाहर आने के लिए। हाँ राहुल भैया कहे थे कि पहले तो झाड़ू लगाने के लिए लगाए नहीं। सब ऐसे ही चलता है भैया। सरकारी है। सरकारी प्राइवेट की बात है, हम जिस कार्य के लिए निर्धारित हैं हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। अब ये प्राइवेट में ज़बरदस्ती लोग करवा लेते हैं, यहाँ सब अपने के। हाँ चलो हो गया। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा दें। अब हमें फाइंड करना होता है बेटा कि M1 और M2 से जो डिस्टेंसेज आपकी है सेंटर ऑफ मास की R1 और R2 कंसीडर किया है, उसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो ध्यान रखेंगे बेटा, जिसका मास ज़्यादा होगा उससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कम होगी। मास ज़्यादा तो उस मास से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कम, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है वो उस जिस बॉडी से निकाले उसकी मास की वेलोसिटी का क्वेश्चन आपका होगा, ठीक। मतलब अगर M1 की वैल्यू ज़्यादा है तो R1 कम होगा, M2 ज़्यादा होगा तो R2 क्या होगा, कम होगा। मतलब जो ज़्यादा है उसकी दूरी कम, जो कम उसकी दूरी ज़्यादा। जैसे यहाँ पे M1 R1 की वैल्यू M2 R2 की वैल्यू के बराबर तभी होगा जब कंडीशन M1 R1, ठीक है, यानी M1 ग्रेटर है तो R1 लेसर होगा, M2 ग्रेटर है तो R2 लेसर होगा। मतलब एक ज़्यादा तो दूसरा कम होना चाहिए, ठीक। क्योंकि उनका प्रोडक्ट क्या है कॉन्स्टेंट। यहाँ से R1 की वैल्यू अगर फाइंड करें तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास M1, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास M1 की निकालोगे तो R1 ये है ना, R1 की वैल्यू ये आएगा M2 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल कितना R। मतलब टोटल डिस्टेंस दोनों का इनटू मास ऑफ सेकेंड बॉडी अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक। सिमिलरली ऐसे ही क्या करेंगे आप, जब R2 निकालेंगे तो R2 की वैल्यू आएगी M2 M1 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू कितना R2 M1 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू R का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा M1 M2 R अपॉन M1 प्लस M2, ये हो गया M1 R अपॉन M1 प्लस कितना हो जाएगा M2 के बराबर होगा। इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए, हट जाए इसी के अंदर बैठ जाएगा। हाँ वैसे तो सेंटर ऑफ मास का M1 प्लस M1 R1 प्लस M2 R2 M1 प्लस M2 है R हुआ केवल R का, लेकिन यहाँ पर तो R बराबर R1 प्लस R2 भी हो सकता है, ठीक। और वैसे होता है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे टोटल किसके, जैसे हम क्या M1 R1 M2 R2, यहाँ से अगर निकालोगे तो M2 इनटू R अपॉन M1 हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ तो हमें R1 भी नहीं पता है, R2 भी नहीं पता है ना, दोनों अननोन था। यहाँ पे हमें क्या है ये क्लियर है, ठीक। जी। अब ऐसे अगर R1 पता है तो R में से माइनस कर लेंगे, आपका फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, ठीक। वो दिया नहीं जाता, वही तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना कितना होगा वहाँ पे, ठीक है। पोजीशन डिस्टेंस कितनी होगी वहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ पर कम सेंटर ऑफ मास वाला R दिया है। टोटल डिस्टेंस जो होगी दोनों मास पार्टिकल की वो दी रहेगी आपको। सेंटर ऑफ मास से इंडिविजुअल बॉडी की क्या डिस्टेंस निकालनी होगी। आगे लिखेंगे, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे होल सिस्टम का बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी बॉडी है, दो बॉडी है, सेंटर ऑफ मास उसकी डिस्टेंस R1 और R2 है। तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई करके आएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस कितना, क्योंकि हम लोग पार्टिकल ये पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। पीछे बताया गया था ना M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर दोनों का क्या हो जाएगा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल हो जाता है नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, अभी टोटल आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सेंटर ऑफ मास से। ये पहले देना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास कहाँ से पास हो रहा है? अबाउट एक्सिस पासिंग सेंटर ऑफ मास पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इस एक्सिस के थ्रू निकाल लें तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होने एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल जाता है। ठीक, अब अगर एक टर्म आपने किसी ने पढ़ा बेटा रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास एक बार टर्म बीच में आया भी था, रिड्यूस्ड मास नहीं याद है कोई लोग? रिड्यूस्ड मास किसे कहते हैं? एनीवन? दो बॉडी का क्या, दो बॉडी दिए गए उनके रिड्यूस्ड मास की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, किसी का आइडिया है? देखो अगर कोई दो बॉडी जैसे M1 M2 यहाँ पे दिया गया है, इनका जब रिड्यूस मास निकालते हैं तो रिड्यूस मास की वैल्यू होती है M1 × M2 यानी प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ बॉडी अपॉन सम ऑफ मासेज ऑफ बोथ बॉडी। ठीक, मतलब प्रोडक्ट अपॉन सम का जो रेशियो होता है वही हमारा कहलाता है रिड्यूस मास। और जो रिड्यूस मास आता है तो दो बॉडी के सिस्टम के लिए बेटा वो दोनों ही मासेस के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होता है? स्मॉलर होता है, यानी M1 से भी छोटा आएगा M2 से भी छोटा आएगा। ठीक, तो नीचे लिखिएगा, हो गया? देखिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम in term of reduced mass, in term of reduced mass is given by क्वेश्चन। देखो ये होता है बेटा अगर इसी को जैसे यहाँ पे जनरली हमने लिख दिया मास से अलग अलग दी गई उनके डिस्टेंसेस, लेकिन अगर मास और डिस्टेंस आपको नहीं दी गई, जैसे पीछे में रेडियस ऑफ गायरेशन बताया था ना, तो वहाँ डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर हम लोग लेते थे। यहाँ पे जो कंडीशन आपका है तो हम लोग रिड्यूस मास के टर्म में लेंगे तो रिलेशन हमारा ये बनता है I = M1 × M2 अपॉन M1 + M2 × या इसी को ले लेते हैं याद रखिए M1 से K से रिप्रेजेंट कर लेते हैं I = या म्यू ले लो, म्यू × K तो रेडियस ऑफ गायरेशन को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे म्यू × R², यही पे लिख लेना है म्यू की जो वैल्यू होती है यही है हमारा M1 × M1 प्लस कितना रिड्यूस्ड मास, क्या कहना है रिड्यूस्ड मास कहलाता है। म्यू को ही क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड मास कहा जाता है। और म्यू की वैल्यू याद रखेंगे, म्यू को कहते हैं रिड्यूस्ड मास और म्यू की वैल्यू आपको रहता है M1 है, म्यू आपको रहता है यहाँ पे बेटा म्यू लिखती है और हमको दिखाते हैं क्या म्यू कुछ फिजिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल पढ़ा है? एन गुरुजी दिखाते कहीं हाँ एन से भी दिखाते हैं। ठीक, फिलहाल आप ज़्यादा हम जो पढ़ते हैं वो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर क्लास में एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और म्यू नॉट म्यू का कहते हैं निर्वात वायु की ठीक है बेटा, इसके बेस में हम लोग यहाँ पे दिखा लेते हैं कि अगर दो पार्टिकल सिस्टम है उनके लिए हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, अगर टोटल डिस्टेंस दोनों पार्टिकल के बीच का दिया गया है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर दोनों का टोटल डिस्टेंस दिया है तो इस रिलेशन को यूज़ कर लेना, दोनों के बीच का रिलेशन दिया है और दोनों का सेंटर ऑफ मास से दूरियाँ दी गई है तो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन मतलब तो वही दिया जाता है, टोटल पार्टिकल के बीच का सेपरेशन उनके मासेस, उस टर्म को यूज़ करके हम लोग वहाँ से फाइंड करते हैं कितना आपका होगा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। ठीक, समझ गया है? ये क्वेश्चन करा दें। कितने लोग समझ कर लिया रिड्यूस मास की कहानी? नहीं आया? अभी तुम ही लोगों को पार्ट में बनाएंगे। हाँ लिखो लिखो लिखो। बोला जाता क्या? रिड्यूस मास लिखिएगा।
नहीं हिंदी क्वेश्चन है बेटा। देखिए, टू पार्टिकल्स ऑफ masses, टू पार्टिकल्स ऑफ masses, टू पार्टिकल्स ऑफ masses, देखिए masses 100 gram and 200 gram respectively, 100 gram and 200 gram respectively are present at distance, are present at distance, ले लो 10 सेंटीमीटर, are present at distance 10 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस पर रखा गया बेटा? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से उन्हें रखा गया है, ठीक है। देन डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, देन डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, then determine distance of center of mass from distance of center of mass from 100 gram of particles, 100 gram of particles, and moment of inertia of the system, moment of inertia of the system, moment of inertia of the system, moment of inertia of the system about axis passing through center of mass, about axis passing through center of mass and perpendicular to center of mass and of the system about axis passing through center of mass, about axis passing through center of mass and perpendicular to line joining both masses, both particles का लो, line joining both particles, perpendicular to line joining both particles। जल्दी से निकाल के दिखाओ बेटा, लाइन ज्वाइनिंग बोथ पार्टिकल्स, जल्दी से निकालिए और दिखाइए। हो गया, लाइन ज्वाइनिंग क्या था? बोथ पार्टिकल्स, जल्दी निकालो।
ये बीच सीटों पर आ जाएगा, इससे बैठे अननेसेसरी वो फैन चलते रहते हैं यार। तो वो सब नुकसान हमारा अपना ही है। ये नहीं सोचो गवर्नमेंट का है तो फिर हमारे जेब से नहीं जाता, सब कुछ हम ही लोग देते हैं। ठीक, जैसे कुछ बोलते हैं बेवकूफ़ क्या पेंट फूंक देंगे, बस जला देंगे, किसका जाता है? उनको लगता है हम तो बस क्या दूसरे का नुकसान किया है, लेकिन वो वसूला कहाँ से जाता है? हम सभी से। ठीक, बस अंतर ये है कि केवल उन्हीं से पहले नहीं वसूला जाता था, लेकिन पिछली बार जब आगजनी हुई थी मालूम है, उन्हीं लोगों से वसूला गया। तो तब से देखो कोई बस नहीं फूंका गया। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान होना क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक, अभी ऐसे ही कुछ रूल रेगुलेशन हो जाए ना तो सारी जो फालतू की अराजकताएँ फैलाई जाती सब समाप्त। यहाँ पर दुइये बार लगाना है R1 R1 निकालना है आपको, क्या निकालना चाहें तो निकाल दीजिए। बट हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ना, जब किसी अपराधी के साथ सरकार क्या करती है, स्ट्रिक्ट होती है, तो फिर वहाँ जाति धर्म और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सही लगा। हाँ, R1 कर दिए यहाँ पर आई हो गया। इसको ज़्यादा बेटा ज़्यादा ही नहीं, रिड्यूस मार्क्स निकाल लो, वो ज़्यादा आसान रहेगा। जी कितने लोग का लग गया? देखो हमें निकालना था पार्टिकल्स दिए गए बेटा, 100 ग्राम का है, दूसरा 200 ग्राम का है, इनकी रेडियस सेपरेशन 10 सेंटीमीटर दिया गया है। सेपरेशन डिग्री कितना है? 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंसेस कितनी हैं? 100 ग्राम एंड 200 ग्राम की। ठीक, बोला गया है बेटा 100 ग्राम वाले पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस का हमारे सेंटर ऑफ मास याद रखिएगा हमेशा, सेंटर ऑफ मास स्मॉलर मास पार्टिकल से दूर और क्या लार्जर जो वैल्यू मास के होगा उससे क्लोजर पॉइंट पे होगा। ठीक, इसका मतलब अगर ऐसे किया जाए जो हमारा आंसर आना चाहिए, अगर 100 ग्राम से पूछा गया है वैसे इसके 5 सेंटीमीटर से आगे होना चाहिए ज़्यादा। ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 200 है। दैट मीन्स ये सेंटर ऑफ मास होगा 200 से ज़्यादा क्लोजर पॉइंट पे होगा और 100 से क्या होगा? फादर पॉइंट पे होगा। समझ रहे हैं ना? तो हमेशा स्मॉलर मास से दूर और लार्जर मास से पास में होता है। तो अगर आंसर डायरेक्ट आपको आंसर मारना हो तब अगर ऑप्शन में एक ग्रेटर देन 5 है, एक 5 होगा, दो लेस देन 5 बनाया, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जो ग्रेटर देन 5 होगा आप आंसर मार देंगे 100 सेंटीमीटर वाले से। और अगर आपका क्या 200 से पूछा जाएगा तो लेस देन 5 वाला, लेकिन लेस देन 5 एक ही ऑप्शन होगा तभी मार सकते हैं, या ग्रेटर देन 5 में एक ही ऑप्शन होगा तभी बिना चेक किए आप मार सकते हैं। बट अगर ऑप्शन एक से ज़्यादा हैं तब फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब सेम क्वेश्चन के लेवल को चेंज ऐसे किया जाता है, जब क्वेश्चन थोड़ा क्या स्टैंडर्ड बनाया जाता है तो ऑप्शन वेरी क्लोज दिए जाते हैं। ठीक, और जब आपको उसी क्वेश्चन को इजी करना है, सेम डाटा सब कुछ रहेगा, आपको ऑप्शन इजी करना है तो ऑप्शन ऐसे बना दिए जाते हैं कि आसानी से आपको क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से निकालना है। देखो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, M1 की वैल्यू निकालना है M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू दूसरा जो डिस्टेंस ये लिखा है, ये पढ़ा ना। M2 की वैल्यू 200 है, क्योंकि सीधे सेंटर में सब कुछ है तो हम ऐसे ले रहे हैं, यूनिट से चेंज नहीं कर रहे हैं। अरे भाई मास भी सीरियस में है, डिस्टेंस भी सीरियस में है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। 200 इंटू कितना आर की वैल्यू 10 अपान 100 प्लस 200 ऊपर हो गया मल्टीप्लाई करो 200 अपान नीचे हो गया 300, ये भी उड़ा दो बेटा, ऐसे मल्टीप्लाई करो 6 ऐसे नहीं 20 अपान 3 सेंटीमीटर या 6.67 सेंटीमीटर। मतलब जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी किससे? 100 ग्राम वाले से। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में बोला गया है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 100 ग्राम पार्टिकल। 100 ग्राम कहाँ से? 100 ग्राम मास वाले पार्टिकल से आपको सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आ गए 6.66 या 67 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना लगता क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम
हमारे पास दो तरीके बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। एक फार्मूला बेटा ये बताया गया था और एक फार्मूला हमने ये बताया था। अब यहाँ से रखोगे तो भी आंसर मिलेगा, वहाँ से रखेंगे तो भी आंसर मिलेगा, बट वहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक, तो हम ऊपर वाले रख लेते हैं। आई की वैल्यू जो होगी देखो M1 इंटू M2 100 इंटू क्या 200 अपॉन 100 प्लस 200 इंटू कितना R20 का टका। ठीक, ये आएगा 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 हो जाएगा अपॉन 300 इंटू 20 का स्क्वायर होता है कितना 4। तो ये तो 0 0 ला लो। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 80,000 अपॉन 3 इसको आप लोगों का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसे केजी और सेंटीमीटर स्क्वायर बदलना होगा। मेरा यहाँ पे 10 पावर 3 हो गया माइनस 3 हो गया 10 पावर माइनस 4 हो जाए 10 पावर माइनस कर देना वैल्यू बदल 20 हाँ आर की वैल्यू 20। 10 दिया है हाँ 10 दिया 10 है जगह 20 नहीं दिया क्या होगा आर की वैल्यू 10 दिया गया क्वेश्चन बेटा 20 नहीं हम 20 ले लिया करते 6,666.66। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर 6,666.67 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आर की वैल्यू 10 दी गई थी 20 नहीं है। 10 रख के आप निकालो, चूँकि सब सीजीएस यूनिट में ही था तो सीजीएस में ही पुट कर लिया गया। ठीक, अगर आप एमपीएस में बदलना चाहेंगे तो वहाँ से ग्राम को किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, कितने लोग का सही गया? ट्राई करिए सभी लोग का सही जाए बेटा। ठीक, ऐसा करिए कि सब लोग का क्या हो, रंग हो, राइट हो। हाँ ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। आगे बेटा हम लोग पीछे पढ़ा ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ, एक रेखीय गति जिसे कहते थे। ठीक, और क्या ट्रांसलेटरी मोशन अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन में अगर हम लोग कंपेयर करें तो आपको बोला गया था बेटा अगर हम रोटेटरी मोशन के इक्वेशन को ट्रांसलेटरी मोशन से कंपेयर करके पढ़ लेंगे बड़ा आसानी से आपको याद रहेगा। ठीक, तो कौन किसकी जगह पे रखा जाता है, कौन किसका काम करता है, ठीक है, उसी तरह से आप बायोलॉजी जैसे एनालॉगस और होमोलॉगस आर्गन पढ़ा होगा, पढ़ा है? कुछ पढ़वे नहीं करता तो लोग कुछ पढ़ा करिए, सरकार मानती है, आप 12th पास आउट हैं, सब जानते हैं। ठीक, सब आपको क्या है मालूम है, बट वो तो हम लोग जानते हैं, आप कितना जानते हो। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ के आइए भैया। ठीक है, अदरवाइज बहुत ABCD, वैसे भी बहुत कुछ ABCD हम लोग बताते आपको हैं, लेकिन सिलेबस भी देखना है। ठीक है, और वो काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब ही हैं, सोच लीजिए। ठीक, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग चला जाए तो आप लोगों को हवा नहीं लगेगा, आप लोग अकॉर्डिंग चला जाए तो सिलेबस को हवा नहीं लगेगा। हैं, अब दोनों को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। आप भी कुछ समझते रहिए, सिलेबस भी चलता रहे। ठीक, इसलिए आप उसके लिए आपको ही रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ अपना योगदान करते रहिए, पढ़ के आया कभी जल्दी समझेंगे तो थोड़ा तेज़ चलेगा, और अगर आपके अभी न पढ़े आएंगे तो बहुत स्लो रहेगा तो फिर बात प्रॉब्लम ही आएगी। ठीक है, क्योंकि जो शेड्यूल है लास्ट टाइम तक 6 डे चलता था, अभी 3 डे चल रहा है, टाइम आधा घंटा बढ़ा, दिन क्या आधे घट गए। ठीक, तो चीज़ें जो हैं, क्योंकि क्राइटेरिया तो बनाया जाता है लखनऊ और दिल्ली के बच्चों को देख के, क्राइटेरिया जो बनता है वो उस क्राइटेरिया बनता है, ये नहीं हमारे जिला क्या प्रदेश में कैसे कैसे बच्चे हैं और कैसे कैसे हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक, ये चीज़ आप लोग ही ऊपर तक पहुँचाएँगे तभी बातें बनेंगी आपकी गाड़ी। ठीक है, कोई चीज़ अगर नहीं आता है, नहीं है सुटेबल, तो वो चीज़ें आप लोग कहेंगे तभी बातें बनती हैं।
ठीक, चलिए इस बार मीटिंग वगैरह होगी तो आप लोगों की स्थितियों को हम लोग बयां करेंगे, तो थोड़ी सी चीज़ों को, हाँ बट कहाँ तक माना जाता है नहीं माना जाता है वो लिखेंगे। तो हेडिंग कर लो, कंपेरिजन बिटवीन, ऐसे कर लेते बेटा, कंपेरिजन बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, कंपेरिजन बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, बॉडी कोई ट्रांसलेट हो रही है या रोटेट हो रही है, ठीक, तो उनको हम कंपेयर कैसे करते हैं। एक बार पहले क्वेश्चन आपको बता दिया है, दोनों कंपेरिजन बताया था ना, ये क्वेश्चन आपको बताया गया था क्या? अरे ट्रांसलेटरी मोशन रोटेटरी मोशन के क्वेश्चन बताया गया था ना पहले, v = u + at ट्रांसलेटरी में, ओमेगा = ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी रोटेटरी में, बताया था ना। तो बाकी जो रिलेशन है दो चार आप देख लीजिए। देखो भैया, जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, जो रोल आपका मास का होता है, ट्रांसलेटरी मोशन में जो रोल आपका मास का होता है, रोटेटरी मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। दैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन में जो रोल मास प्ले करता है वही रोल आपका रोटेटरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करेगा। क्या करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करेगा, ठीक है। तो ये केसेज आपके होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन में मास का जो रोल है, रोटेटरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, ठीक। दूसरी चीज़, ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोगों ने मोमेंटम लिखा था, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम लिखते थे बेटा, P = क्या, mb, लीनियर मोमेंटम होता था P = कितना, mb होता था। वैसे ही जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम के ट्रांसलेटरी मोशन में बात रोटेटरी मोशन में कहेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम होता है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जनरली L से, L = I × ओमेगा, जो मास m वो यहाँ पे I, जो वहाँ पे v यहाँ पे वो ओमेगा। तो जैसे आपने लिखा, ये रिमूव कर दें, तो आप लोग अपनी तरफ से क्या करा करिए, इतनी जल्दी योगदान दिया करिए पढ़ने के लिए, ठीक, तो तभी बात बनेगी, ठीक। कितने लोग घर पे उसे पढ़ते हैं ईमानदारी से? झूठ नहीं बोलना, जो झूठ को आपसे बोलेगा उसके सारे बाल झड़ जाएंगे। और आजकल सबसे बड़ा अभिशाप क्या है, आपके बाल झड़ जाते हैं, है ना। बच्चों को पढ़ने खाने टेंशन नहीं, बाल खराब हो गया तो टेंशन हो जाता है, ठीक। इसलिए आप क्या करिए, झूठ नहीं बोलिए। कितने लोग पढ़ रहे हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 25% है संख्या बढ़ती है, 75% सरकार हमारे पास कर देगी, हाँ, ठीक। ये सरकार आपके लिए सुविधा दे रही है यार, इतना कम नहीं है, ये चीज़ें पहले नहीं मिला करती थी, ठीक। इन्हीं के लिए अभी आप आते हो, 40,000 50,000, बाहर जाओगे 1.25 लाख 1 लाख की पेमेंट देते हो, तब वही चीज़ें आप पढ़ते हो, ठीक ठीक। अब ये है कुछ चीज़ें वहाँ एक्स्ट्रा रहती हैं, हम नहीं ये कहते कि 100% वो चीज़ें आपको यहाँ पे उतना टाइम मिल पा रहा है या उतना चीज़ें हैं, बट जो चीज़ें पॉसिबल हैं गवर्नमेंट लेवल पे उतना वो मतलब उनके थ्रू किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, ठीक है। अब वो होता है, अब भाई टाइम बाउंडेड तो है यहाँ पे, जैसे अभी है क्लासेस जो अपने यहाँ होती हैं वो डेली 2 घंटे की होती हैं, अब यहाँ पे क्या है 1.5 घंटे की है, 3 दिन है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, बट ये है कि फिर भी आपको अगर आप पढ़ के आएंगे तो इतना आपको बेनिफिट मिलता है कि आप बन सकते हैं, लेकिन वो जब आप मेहनत करेंगे तब, ठीक। अब चीज़ें क्या होती हैं, अब उसमें टाइम जब शॉर्ट होता है तो हम लोग को अप्लीकेशन क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन घटाने पड़ते हैं। पढ़ाना तो सब है, कॉन्सेप्ट कोई नहीं छूटेगा, बट क्या होगा नंबर आप जैसे, अब वही चीज़ अगर रोज़ की क्लासेस होती, रोज़ उतना टाइम मिलता तो क्या कहते हैं, हर कॉन्सेप्ट पे 2-2 4-4 क्वेश्चन होते। अब क्या होता है, टाइम कम है तो कॉन्सेप्ट पे 1 क्वेश्चन हो पाता है, कोई और है तो 2 हो गया, ठीक। नहीं तो उसी पे क्या होता है, 3-4 डिफरेंट टाइप के जितने बन सकते हो उतने क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बट यहाँ क्या करना है, टाइम भी देखना है, सिलेबस भी देखना है, आपको भी देखना है, ठीक है। तो उसमें इसीलिए कहा जाता है बार बार आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को क्या करिए, निभाते रहिए, हाँ। अब ये चीज़ आप लोग को ऊपर तक पहुँची है भैया, मतलब आप लोग दिक्कतें तो आ ही रही, बहुत दिक्कत आ रही हैं,
ठीक। अब जब 4 दिन के बाद एक बार क्लास होता है तो पता लगता है आधा घंटा तो बैक होना पड़ता है, क्या भैया पढ़े थे, क्या आपको अभी याद है। रेगुलरिटी जब रहती है तो चीज़ें क्या होती हैं, ये इशू नहीं आता है, वो हर सब्जेक्ट के लिए वही कहानी बनती है। बट अब जो शेड्यूल हैं, शेड्यूल पहले भी हुआ करते थे, बट ये शेड्यूल आपके 3 डेज वाला आज का नहीं है, ये जब से स्टार्ट हुआ है तभी से कभी ऐसा चलता नहीं है। पिछले साल भी था, हाँ पिछली बार भी यही था, हाँ लेकिन तब 3 क्लास चलती है। बिल्कुल चलता था, उसका बेनिफिट अलग मिलता था। केमिस्ट्री वाले मुझे सबसे आगे रहते, इस टाइम सबसे पीछे हैं। हाँ, केमिस्ट्री वाले मुझे सबसे आगे रहते थे, इस टाइम सबसे पीछे हैं। मेरा भी पिछड़ा ही है यार, आप ये लोग बात होती है तो पिछड़ेगा ही पिछड़ेगा। अभी मैकेनिक्स ही नहीं खत्म हुआ और डेट आ कर दिया। कैसे खत्म होगा कोई पता। अब कोई भी टीचर, ये तो है कि सारे जितने भी टीचर रिस्पॉन्सिबल कोई आके यहाँ सोता नहीं है, ना कोई फालतू का काम करता है। ठीक, आपको जब आते हैं तो पढ़ाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस इतना लेंदी है, इतनी चीज़ें बतानी होती हैं, ठीक है, तो उससे रिगार्डिंग जो टाइम होता है, बताओ यही चीज़ें करने के लिए रेगुलर 2 आवर्स की क्लासेस होती हैं, ठीक, तब जाके सिस्टमेटिक ढंग से हो पाती, वो भी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगानी पड़ती हैं, ठीक है, छुट्टियों पे भी छुट्टी नहीं होती है, और तो कंडीशन है वही तो कुछ ना कुछ तो स्टार्ट आउट करना ही पड़ता है बेटा। या तो खाली बोर्ड वाला पढ़ा दिया जाए 2 लाइन, काम चल जाए, तब हो जाएगा। चलिए क्या कर लिया बेटा, कंपेरिजन हम लोग कर रहे हैं, तो कंडीशन होगा जैसे आपको किसका ट्रांसलेटिव मोशन, ट्रांसलेटिव मोशन और रोटेटिव मोशन। या रोटेशनल मोशन का पूरा लिख लो, रोटेशनल मोशन, ठीक, तो ट्रांसलेटिव या ट्रांसलेशनल मोशन कर लो। देखो यहाँ पे जो मास है, या यहाँ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का इनर्शिया इनर्शिया वही काम करता है लेफ्ट साइड, ठीक। तो ट्रांसलेटिव मोशन में जो मास काम करेगा वही रोटेटिव मोशन में मोमेंटम इनर्शिया काम करेगा। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम हम लोग लेते हैं बेटा, कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम आप लेते हैं, इसे दिखाते हैं जैसे P से P बराबर एमबी mv। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हम लोग कहते हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, ठीक। इसे कहा जाता है किससे, L से, L इक्वल टू आई ओमेगा, m की जगह पे बेटा I हो गया और v की जगह पे क्या होता है, ओमेगा होता है, ठीक। L इक्वल टू I इंटू ओमेगा कर लेंगे, ठीक। अब इसी में देखो वहाँ पे एक एनर्जी की बेस में मोमेंटम और एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बोला गया था, ठीक। काइनेटिक एनर्जी होता था p²/2m और मोमेंटम होता था √2 क्या m इंटू ई के बराबर हो जाता था जब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लेते थे। तो यहाँ पे लेंगे आ करके p = √2m इंटू k, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे जो बात करेंगे बेटा R N इक्वल टू m की जगह पे I लिख लेंगे एनर्जी को, फिर आप यहाँ पे भी हम लोग क्या E से दिखा लो या क्या K से दिखा लो, जिससे भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, E से दिखाना चाहेंगे E से दिखा लेना, और क्या अगर K से दिखाना चाहेंगे तो K से दिखा लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे E ले लेते हैं क्योंकि इनके साथ थोड़ा भी कंफ्यूजन चाहिए, इक्वल टू 2 I इंटू E, एनर्जी दोनों के लिए सेम सेम हम लोग निकालते हैं। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का दूसरा रिलेशन। एक हो गया अगर आपको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी दिया है तो पहला यूज़ करना, और अगर एनर्जी दिया गया है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया दिया है तो दूसरा यूज़ करिएगा, ठीक। तीसरा जो काम फोर्स का होता है ट्रांसलेटिव मोशन में, वही काम टार्क का होता है रोटेटिव मोशन में, पहले ही समझाया था। जो फोर्स यहाँ ट्रांसलेटिव मोशन बेटा जो काम किसका होगा, पहला निकल जो काम फोर्स है यहाँ बराबर वही काम है यहाँ से कौन करता है, फोर्स सीधा सीधा मूव कराने का ट्राई करता है, और जो टार्क होगा वो रोटेट कराने के लिए क्या करेगा, ठीक है, ट्राई टू रोटेट, ठीक।
इसमें टाउ टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अरे भाई आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास की जगह आई हो गया, एक अल्फा हो गया, तो टाउ इक्वल टू आई क्या हो जाता है, अल्फा हो जाता है। जब हम लोग उसे किसमें रोटेशनल मोशन में बात करते हैं, हो जाएगा। आला करिएगा। जब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या सिंपल इसे काइनेटिक एनर्जी कह लेते हैं बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv² सबने पढ़ रखा है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ते हैं हम लोग, हाफ mv², सबको पता है ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी m की जगह क्या कर लो आई, b की जगह क्या कर लो ओमेगा, सेम उसी पैटर्न पे आप कर लीजिए। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा हाफ mv², हाफ आई एनर्जी जो होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा, इसे कहते हैं हाफ आई ओमेगा²। इसी का एक दूसरा इक्वेशन हम लोग मोमेंटम के टर्म में पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी का दूसरा रिलेशन मोमेंटम के टर्म में यहाँ बोला था कितना 2m। यहाँ पे ट्रांसलेशन जब करेंगे k² इक्वल टू p की जगह क्या लिखा था आपको, L L² अपॉन 2i है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i 2i हो जाएगा। समझ गए, दो रिलेशन आपके मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के आपके बन गए। ठीक, इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक, समझ गए। एक अगर आपको याद है, मोस्टली हमारा ट्रांसलेशनल वाला सबको लगभग ये फार्मूले लर्न होते हैं, उसी को कंपेयर कर लो, रोटेशनल वाला आपको मिल जाएगा। ठीक, ट्रांसलेशन आपको मालूम होता है, उसी को कंपेयर कर ले, रोटेशनल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, समझ गए। अब नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बेटा हम डिफरेंट शेप ऑफ जो हमें रिक्वायर्ड है, डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के थ्रू कितनी होगी, कैसे फाइंड करते हैं वो निकालते हैं। ठीक, तो लिखिएगा हेडिंग, नोट कर लेना बेटा, क्वेश्चन भी बोल दें। जल्दी करिए, नोट करिए। हो गया चलिए लिख लिए, लेकिन अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो आप जानते नहीं हैं, खाली पार्टिकल के लिए मालूम है। चलिए पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंस शेप वाले लिए तब क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि नहीं तो उसी को नहीं भी पढ़े हैं। हेडिंग करिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हेडिंग होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्टैंडर्ड बॉडी। स्टैंडर्ड मतलब फिक्स शेप की जो होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्टैंडर्ड STANDRD स्टैंडर्ड बॉडीज अबाउट डिफरेंट एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्टैंडर्ड बॉडीज अबाउट डिफरेंट एक्सिस, अबाउट डिफरेंट एक्सिस बेटा। नेक्स्ट आपका टेस्ट जो है बेटा वो वर्क पावर एनर्जी का है, वर्क पावर एनर्जी है। पीछे वाला ले लें, कहाँ तक हुआ था, फिक्शन वगैरह हो गया था, सर्कुलर वाला भी नहीं हुआ, 2D अभी नहीं हुआ था, उधर हो नहीं पाया था यार। या तो इधर जो अभी करंटली पड़े उसको दे दो, ठीक, फिर उसको दे देना, नहीं तो ये भी फिर छूटेगा, लेट होगा, वो भी होगा। हाँ अभी सेंटर ऑफ मास के पहले, हाँ सेंटर ऑफ मास के पहले ही वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है ना, सभी लोगों ने पढ़ा है वर्क पावर एनर्जी। नोट कर लीजिए, यूनिट आपका होगा नेक्स्ट अगला टेस्ट नेक्स्ट वीक में होगा वर्क पावर एनर्जी। अब वो जब हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, तो सर जी टोटल मास वर्क एनर्जी कौन सा मिलेगी शुरू से आखिरी तक अभी उतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे बेटा, तो वही होगा कि तो क्या मारते हैं वैसे भी 90%। हाँ ये बचा रहेगा वो भी मार देंगे सब। पढ़ के आइएगा, ज़्यादा क्वेश्चन जिसका गलत होगा 50% माइनस करेंगे, 25 नहीं।
इसलिए उतना करिएगा जितना आपको आता रहेगा। 10 आएगा 10, 2 आएगा 2, 50 आएगा 50। क्वेश्चन ज़्यादा है, हाँ क्वेश्चन ज़्यादा है। टाइम नहीं रहता है ना। आप सब 10 क्वेश्चन दिए तो इसमें पता 20 हमने दिया, 10 नहीं। 15 तो ठीक, चलिए देखिए। 15 वो कह रहे दुइया तो दे दीजिए सर, आप क्या तो ज़्यादा दीजिए। क्या लिखे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट फिश शेप ऑफ बॉडी फॉर डिफरेंट एक्सिस। पहला लिखिएगा फॉर ए रिंग। पहला हम लोग रिंग के लिए बात कर रहे हैं। फॉर ए रिंग, ये एप्लीकेशन में पूछता है, एप्लीकेशन में पूछता है। रिंग देखो भैया क्या होता है रिंग के लिए। अभी उन्होंने कहा कैसा डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी के लिए, कैसा है स्टैंडर्ड बॉडीज़ के लिए डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी, मतलब उसका हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, सेम मटेरियल का बनेगा, ठीक है। तब उसे हम लोग डिफरेंट या फील्ड मास क्या फील्ड क्या बॉडीज़ कहेंगे, स्टैंडर्ड बॉडीज़ कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं आधा वुडन का बना दिया, आधा क्या कर दिया आपने आयरन का बना दिया। सब कुछ थिकनेस हर जगह सेम, मास डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक। तब उसके लिए हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात करें बेटा रिंग के लिए, इसके लिए रिंग के लिए बात कर रहे हैं। पहला है आपका फ्लो एक्सिस फ्लो, एक्सिस पासिंग फ्लो, सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके लिए बड़ा पहना रहेगा, देखियो निकालो। जैसे ये है बेटा रिंग, ऐसा क्या रिंग है, ठीक। इस कंडीशन में क्या है एक्सिस जो ले रहे हैं ना, इसके सेंटर ऑफ मास, ये बीच में इसका क्या होगा सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास ये कैसे है आपका पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब ये जो प्लेन आपका है इसका कैसा है परपेंडिकुलर। ये सिचुएशन है, ऐसे देखो रिंग का सेंटर बीच में जो होगा, क्योंकि हर जगह देखो मोटाई बराबर है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका होगा सेंटर ऑफ मास इसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, और इसके इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, इस एक्सिस के थ्रू निकालना है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। इस रिंग के कैसे है परपेंडिकुलर है, तो इसके थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज द रिंग। एक्सिस जो ले रहे हैं हम लोग बेटा सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो नीचे हमें नहीं दिखेगा, ऊपर वाला केवल दिखेगा, ठीक। जैसे लिखा है ऐसे ऊपर वाला पोर्शन में दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये सेंटर ऑफ मास है, इसी को सेंटर ऑफ क्या कहेंगे मास। इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। रेडियस जो आपका रिंग है आर है, मास ऑफ रिंग है, ठीक। तो जब हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं डिफरेंट शेप के, अभी आपको याद रखना होगा बेटा ICM कह लो m/r²। रिंग के लिए कितना होता है बेटा सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होने वाले एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक। I की वैल्यू mr² के बराबर होगा, ठीक। तो पहला हो गया एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, यहाँ पे दिखा दो। दूसरा होगा बेटा एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट, passing through tangent and perpendicular to the plane। ये perpendicular का सिंबल है बेटा, perpendicular to the plane। प्लेन भी कैसा होगा perpendicular हो और सेंटर ऑफ क्या टेंजेंशियली पास हो, टेंजेंट से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द क्या है आपका प्लेन है। उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखो ऐसे ध्यान देना। अभी जो एक्सिस ले रहे हैं ना, एक्सिस ऐसे है दिस, ये एक्सिस इसे टेंजेंट कहेंगे, टेंजेंट यहाँ दो साइड दिखाएंगे, एक ये भी टेंजेंट क्या रहेगा, ये प्लेन में विच इज प्लेन एक्सिस पासिंग टू टेंजेंट एंड पैरेलल टू द प्लेन, और ये है परपेंडिकुलर टू द क्या प्लेन। दो कंडीशन बनेंगे यहाँ, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू द क्या बोल रहे हैं, प्लेन बोल रहे हैं। ठीक, कैसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्सिस पास हो रहे हैं एंड टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द क्या है, प्लेन। ऐसे दिखाओ, यहाँ कंपेयर कर देते हैं। रेडियस आर है, मास एम, इनका मास कितना है, एम है, जो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। ठीक, अब कंडीशन क्या होगा, हमें देखो इसके थ्रू मालूम था, इसके थ्रू हमें निकालना है, इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमें आई टी टेंजेंशियल है तो आई टी कह लिया हमने, इसके थ्रू निकालना है बेटा। अब कैसे होगा देखो, इसके थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं, किस थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हैं, पैरेलल या परपेंडिकुलर। दो थ्योरम आपको बताया था, किसी बॉडी का डिफरेंट एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेटा बताया था और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताया था। तो पैरेलल वाला होगा या परपेंडिकुलर वाला होगा, हाँ पैरेलल या परपेंडिकुलर, कौन थ्योरम यूज़ करें यहाँ पे, हाँ सोच लीजिए किस थ्योरम का यूज़ करके आप यहाँ पे रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हो, पैरेलल या परपेंडिकुलर। हाँ पैरेलल, पैरेलल वाले हाथ उठाओ, कुछ लोग पैरेलल बोल रहे हैं, कितने लोग पैरेलल है। परपेंडिकुलर वाले हाथ उठाओ बेटा, परपेंडिकुलर वाले, इसमें भी कुछ लोग हैं, मेजॉरिटी पैरेलल का है। दोनों से कर सकते हैं, वो भी हाथ उठा दें भैया, या कर ही नहीं सकते वो भी हाथ उठा दें, या जितने लोग समझ ही नहीं पाए कौन सा यूज़ करेंगे वो भी हाथ उठा दें। 4 ही ऑप्शन होता तो 5 दे दिया आपको। हाँ कौन सा सुटेबल आंसर है, समझ ही नहीं पाए कौन सा करें। चलिए खड़े होके आइए, एक लोग आइए, आगे आइए, हाँ देखना देखना पैर में बचा के। ये साहब नहीं समझ पाए कैसे कौन सा थ्योरम हम यूज़ करें, इसको पकड़िए, पकड़े हैं एक मिनट, ठीक है ठीक है, ये निकालो। देखो ये रिंग है, सबको दिख रहा है ना, ज़्यादा दिखाते हैं ना बेटा, ये है यस, हाँ चलो इसके थ्रू आपने पढ़ा है कि नहीं अभी, इसके थ्रू पढ़ा अभी, ठीक, इसके थ्रू अभी आपको बताया गया MR², ठीक है पढ़ा ना। ये इसके थ्रू आपको मालूम भैया, इसके थ्रू आपको निकालना है। ये दोनों परपेंडिकुलर दिख रहा है कि पैरेलल भी, किसी को रकौती तो नहीं होती है, कैसा दिख रहा है किसी रकौती, पैरेलल की परपेंडिकुलर एक्सिस है दोनों, तो कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, समझे। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है, कितने लोगों को मालूम है, हाँ तो भाई है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है, ना पढ़ो खूब बढ़ो, हाँ ठीक, बिना पढ़े नहीं पढ़ेंगे बेटा, पढ़िए ठीक। बाकी दुनिया से मित्रता कम कर दीजिए, किताबों से कर लीजिए, ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक। क्या होगा, ज़िंदगी बन जाएगी, बाकी कोई काम आता नहीं है। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, अगर आप कुछ नहीं लायक बनेंगे तो इवन घर वाले भी आपको क्या कहते हैं, भगा देते हैं। और उसे पड़ोसी में देख लीजिए, भगा देने का मतलब कोई जरूरी नहीं, घर से निकालेंगे तभी भगाना कहलाता है। अगर आपको घर में भी सम्मान नहीं मिल रहा है तो क्या भगाए से भी गए गुजरे आप हैं, ठीक। तो इसलिए अगर आपकी अपनी इज्जत और अपनी सम्मान और प्लस पैसा प्लस सब कुछ अगर बनाना है तो किताबों से दोस्ती कर लीजिए, और किसी को भी अपना एक गॉड फादर बना लीजिए, मतलब जो आपको सही रास्ता दिखाए। गॉड फादर तो सभी के होते हैं, अच्छे वाले और बुरे वाले भी मिलते हैं, बुरे वाले मार्केट में हर जगह मिल जाते हैं, अच्छे वाले ढूंढने पड़ते हैं आपको, ठीक। तो आपको कुछ बनने हैं तो जो लगता है आपकी लाइफ में हमें सही डायरेक्शन देता है या दे सकते हैं, आप किसी एक को चूज़ कर लीजिए। कई भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक ही को चूज़ करिए, बट एक ऐसा बना लीजिए जो आपको कभी गलत दिशाएं ना दिखाता हो, राइट पाथ दिखाने वाला। घर का वो फादर आपके हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई आपके टीचर हो सकते हैं, कोई आपके मित्र हो सकते हैं, एनीवन, कोई भी ऐसा जो लगता हो कि हाँ हमें
ये इस पर्सन से सही रास्ते मिलेंगे, कभी गलत नहीं दिखाएगा। किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके कही हुई बातों को आप मानिए। अगर वो आपको अब इतने एज में आप हो कि कौन आपको सही रास्ता दिखाता है कौन गलत, बात अलग है, गलत रास्ते क्या अच्छे लगते हैं। अभी कहते चलो ये पकौड़े खिलाते हैं, बड़े प्यार से लोग चले जाएंगे। तो अब ये चलो पढ़ाते हैं, अरे यार पढ़ के तो इससे पक गए हैं। ठीक, तो अच्छी चीज़ें थोड़ी सी पहले बुरी लगती हैं, जो आपको सही रास्ते पे ले जाते हैं वो थोड़ा सा पहले आपको क्या टेढ़े। माँ बाप बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं हमारे पापा तो बहुत दुष्ट हैं, बहुत उल्टा पलटा बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं, कभी सोचा? या कोई टीचर आपको बोलता है, किस लिए बोलता है? हम फ्रैक्शनल को छोड़ दीजिए, कुछ ऐसे निगेटिव एलिमेंट भी समाज में आ गए जिसकी वजह से हर चीज़ों की क्या निगेटिविटी मार्केट में हो जाती है, बट ऐसे नहीं के बराबर हैं। जैसे होता है ना गवर्नमेंट, मैं किसी गवर्नमेंट की नहीं बुराई कर रहा हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो रही हैं जो रूल्स आ रहे हैं मार्केट में। ठीक, कोई टीचर किसी स्टूडेंट को मार नहीं सकता लोअर क्लासेस में अकॉर्डिंग टू रूल। कोई टीचर किसी लोअर क्लास में किसी बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकता है। आप बताओ, ठीक है, जिन लोगों ने रूल बनाया है, नए वाले नहीं पुराने वाले ने बनाया है, ज़रा पूछिए साहब आप कितनी बार पीटे थे क्लास में, तब आज जाके आप क्या IAS बने हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको नियम कानून लगाने पड़ते हैं। अगर माँ बाप घर में बच्चों को क्या स्ट्रिक्ट ना रखें तो क्या बच्चा सही रास्ता पकड़ेगा? बहुत सारे बिगड़ जाएंगे। बहुत लिमिटेड होते हैं जो सेल्फ सही रास्ते चलते हैं, बाकी को सही रास्ते दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, अब कोई माँ बाप ने हाथ मारा, कान मान लो चोट आ गई, ब्लीडिंग हो गई, तो इसका मतलब बाप ने क्या ज़बरदस्ती ऐसा मारा था हमारा बच्चे का कान खराब हो जाए? नहीं ना। लेकिन ऐसे कुछ रूल हैं जो नहीं होने चाहिए और उसका नतीजा दिख रहा है मार्केट में। ठीक, स्कूलों में आप देख लीजिए, उसके रिजल्ट आपको मार्केट में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अगर जब टीचर निकलता था ना फील्ड में, कोई बच्चा नज़र नहीं आता था। आप पापा लोग से पूछिएगा। और अभी टीचर जाता बगल से बच्चा धक्का मार के निकल जाता है। ये सब कारण वही है। एक तो संस्कार उनके जा रहे हैं, वो घरों में ना तो मिल रहे हैं, ना तो स्कूलों में दिए जा रहे हैं, दोनों जगहों पे। और तीसरा जो बचा खुचा था हमारा मोबाइल और टीवी ने क्या बना दिया है। ठीक, तो थोड़ा बचा उचा था वो भी किसने, मोबाइल और टीवी ने। ठीक, हम क्या करते हैं, नकल मारते हैं किसका, किससे, पाश्चात्य सभ्यताओं का। ठीक, लेकिन वो नकल हमारी मारते हैं। आप ये चीज़ देख लीजिए, जो हमारी सभ्यताएं थे अब वो अपना रहे हैं और हम उनकी सभ्यताएं जो गई गुजरी थी उनको अपना रहे हैं। ठीक, तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आएगा, बट कम से कम आप लोग मत बिगड़िए। ठीक है, लाइन पे रहिए। देखो सक्सेस होना नहीं होना वो तो एक अलग बात है, बट आपको सही इंसान रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार बिगड़ जाएंगे तो फिर वो मरना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक, चलिए फिर हम लोग बात कर रहे थे इसकी, हो गया टेंजेंट के थ्रू, पहला समझ गए। तो सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा बेटा से, और ये जो सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके थ्रू, सेंटर ऑफ मास के थ्रू ICM आपने लिया। ठीक, ये ICM हम यहाँ से निकाल चुके हैं। हमें इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। दोनों बेटा एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे हैं? पैरेलल है। यहाँ पे यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या यूज़ करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे। अच्छा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करोगे तो IT की जो वैल्यू होगी ICM प्लस हम लोग पढ़ते हैं A स्क्वायर, पढ़ा था ना। A की जगह क्या हो जाएगा? R। A की जगह क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो ICM प्लस MR स्क्वायर, ICM प्लस कितना हो गया? MR स्क्वायर। और ICM की वैल्यू कितनी है? MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर इक्वल टू कितना? 2MR स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2MR स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये 2MR स्क्वायर के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन वो टेंजेंट कैसे है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तब। एक अभी हम लोग लेंगे पैरेलल टू द प्लेन, लेकिन उससे पहले हम डायमेट्रिक एक्सिस पढ़ लेंगे तब उसको बताएंगे। हो गया बेटा, समझ गए? नेक्स्ट आपका होगा थर्ड एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट। तो टेंजेंट एंड ऐसे ही अभी चलो डायमेट्रिक एक्सिस पासिंग थ्रू ऐसे ले लो।
पासिंग थ्रो डायमीटर कर लो, पासिंग थ्रो डायमीटर किसके थ्रू बेटा, डायमीटर के थ्रू अगर आपको एक्सिस पास होनी है, किसके थ्रू पास होनी है, डायमीटर के थ्रू पास होनी है, तो उस केस में कैसे होगा देखो, ध्यान देना। ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर से लाइन जो भी पास होगी बेटा वो डायमीटर के आएगी, ये है ना, याद रहेगा, उसे डायमीटर कहेंगे, बल्कि थोड़ा सा इसको आपको भूल जाइएगा, इसको बदल लेते हैं आपको दिखाने के लिए कार्ड क्या है, क्योंकि अभी हम सेंटर ऑफ मास वाला लेंगे तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। डायमीटर क्या रहेगा, बदल गया है, डायमीटर है कि नहीं जी, डायमीटर है कि नहीं, अरे कभी एक एंड को दूसरे एंड से सेंटर से पास होने वाली लाइन मिला दीजिए, सब डायमीटर ही कहलाएगा। इसी रिंग या स्फीयर के फाइनाइट डायमीटर एक्सिस हम डायमेट्रिक एक्सिस बना सकते हैं, ठीक। तो ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है, इसी के लिए हम आई डी दे देते हैं, मोमेंटम इनर्शिया है, इसके लिए क्या दे देते हैं, आई डी दे देते हैं। अब जरा फिर से एक बार बताइए, दो लोग की जरूरत पड़ेगी, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, नहीं देख रहा, दो लोग आओ, दो लोग आइए, जल्दी आइए। ये ऐसा सबको दिखना चाहिए, एक पे नाम बेटा मोटा मोटा और आप इनको ऐसे पकड़िए, कैसे करोगे, ये दोनों देखा बेटा, परपेंडिकुलर है डायमीटर, ठीक। हमें इस एक्सिस के थ्रू मालूम है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर आईसीएम मालूम है ना, और ये दोनों इन दोनों के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, और आपस में परपेंडिकुलर एक प्लेन मिलाई कर रहे हैं, किसमें, एक प्लेन मिलाई कर रहे हैं, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब इसकी वैल्यू जो होती है इन दोनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो कंडीशन आपका बनेगा देखो, इसके थ्रू हमें मालूम है बेटा, इसके थ्रू मालूम है, ठीक, इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू हमने इसीलिए उसको बुला के दिखा दिया, क्योंकि ऐसे आपको दिख रहा है तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा आपका, ये इसके थ्रू हमें आईसीएम मालूम है, क्या मालूम है, आईसीएम, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे बेटा, तो कंडीशन बनेगा क्या, आई डी यानी कि आईसीएम की जो वैल्यू होगी आई डी प्लस आई डी के बराबर होगा, ये वाला जो होगा इसके थ्रू और इसके थ्रू दोनों के सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आईसीएम हम लोगों ने निकाला था एम आर स्क्वायर इक्वल टू आई डी होगा ना बेटा, आई डी की वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई कितना, एम आर स्क्वायर बाई कितना हो गया, यानी डायमेट्रिक एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, किसके थ्रू, डायमेट्रिक एक्सिस के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आधा होता है, हाफ हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। आई डी की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई कितना होता है, ठीक हो गया। चौथा होगा एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड पैरेलल टू द प्लेन, नेक्स्ट होगा एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड पैरेलल टू द प्लेन, परपेंडिकुलर था ना या पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन की कैसे बेटा, पैरेलल है, एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड पैरेलल टू द प्लेन, टेंजेंट से पास हो रहा, प्लेन के कैसा है, पैरेलल है, पैरेलल टू द प्लेन है, ठीक।
पास हो भी हो गया बेटा? देखो कैसे होगा, आप समझ रहे हो? अब तो बात क्या होगा, क्योंकि ये डायनेमिक एक्सिस के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। इस एक्सिस के थ्रू हमें डायनेमिक एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है मालूम है ना? और इस एक्सिस के थ्रू टेंजेंट से पास हो रहा है कि पैरेलल टू का क्या है, प्लेन है। हम देखो फिर दोनों पैरेलल से पैरेलल एक्सिस में लग जाएगा, ये भी पैरेलल है, ये भी प्लेन है। फिर से क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो फिर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आईडी की जो वैल्यू अपनी बार लिखेंगे IDS, इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगा ID प्लस MR स्क्वायर। और ID की वैल्यू कितना निकाला, MR स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना बेटा, MR स्क्वायर दोनों को ऐड करोगे 3 बाई 2 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे IDS हो गया 3 बाई 2 MR स्क्वायर के बराबर। IDS में हम ले रहे हैं बेटा, इसके लिए ले रहे हैं टेंजेंट से पास हो रहा है, टेंजेंट से पास हो रहा है, लेकिन क्या पैरेलल टू द आपका प्लेन है। तब उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ये है, टेंजेंट से पास हो रहा है, पैरेलल टू द क्या है, प्लेन है। उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक, हो गया? जल्दी बनाओ। ये सर जी पूरा प्लेट भरा हुआ है, पूरा प्लेट भरा रिंग होता तो उसका मास मिनिमम पेरिक बरीक में होता है ना, उसी के लिए ना। पहले जब आगे अभी तो सब कहानी नहीं थी, विदेश वाला लेकिन बना लेंगे, आप वाला बना लेंगे, अभी उसी विदेश बना लेंगे, लेकिन आपका मामला बदल जाएगा। हो गया भैया, रखा हो गया? तो नेक्स्ट लिखिएगा, क्योंकि बना बनाया है, अभी हम इसे जल्दी से हो जाएगा। अगला आप लिखेंगे बाहर डेस्क, डेस्क मतलब पूरा भरा हुआ है, अंदर भरा हुआ मटेरियल। ठीक है, अभी अंदर क्या था, खाली खाली। सीधे भी खड़े हो जाओ। तो दूसरा लास्ट है, इसीलिए तो कड़ा वड़ा मांगना था यार। देख ऐसे ये था, पकड़ गया, ये है और ऐसे था। इसे कहते हैं हम लोग क्या, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तब ये कंडीशन है कौन वाला, सेकंड वाला। अगला ऐसे पकड़ो, ये पकड़ी, अब छोड़ आ जाएगा। ये अब की बार ऐसे है, टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन। ठीक, जब पहला करें तो इसी को हम डायमीटर कह लिया था, तो ID और प्लस MR स्क्वायर यहाँ करेंगे। इसे फार्मूला कर लिखा है। हाँ हाँ, बस हम बोलेंगे, बना देंगे, आप क्या बना देंगे। देखो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, देश के लिए करेंगे, देश के लिए बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मतलब बीच में अब क्या कर गया, ये बाहर गया, बीच में सब फील्ड है, हेडिंग सब वही रहेगा, हेडिंग में सब वही रहेगा, पर बीच में डायग्राम में क्या करेंगे हम, ये बन गया बेटा डेश। ठीक, और जब हम लोग लेंगे एक्सिस पासिंग पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देश के लिए आता है हाफ MR स्क्वायर। कितना हो गया, हाफ MR स्क्वायर। होते दिन देखते रहो चीज। ठीक, हाफ क्या होगा, MR स्क्वायर के बराबर हो गया, पहला केस। दूसरा एक्सिस पासिंग पर, समझ लो तो दूसरा लिखना, एक्सिस पासिंग पर टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ पे जब करेंगे
ICM प्लस एम आर स्क्वायर, ICM की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 है, यानी हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, इसके एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, तो 2 1 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कितना 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। जब हम लोग टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन करेंगे तो ठीक, खाली वहाँ पे अभी आईडी की वैल्यू यहाँ निकाला तो ICM की वैल्यू कितनी है, जब आप देखिए निकल ICM एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया ना, तो उसका आधार निकल जाएगा। यहाँ पर भी हाफ रहेगा। ये ICM है, ICM एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, फिर 2 से भाग देंगे तो एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक, टेंजेंट के थ्रू करोगे तो पहला जो का प्लेन है आईडी की वैल्यू आ गई एम आर स्क्वायर बाई 4 और प्लस एम आर स्क्वायर फिर हो जाएगा 5 बाई कितना, अरे 4 + 4 + 1 5 बाई 4 एम आर स्क्वायर। हमारा नाम क्या बात को बनाइए, समझ गए कि नहीं? समझ गए। केवल जहाँ पे ICM का उसका आधा कर दिया, बाकी दोनों कुछ का यूज करके हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब आप फिर से डायग्राम बनाएंगे, ऐसे से लिखेंगे और फार्मूला बनाएंगे। जल्दी करिए, थोड़ा जल्दी करिए। तो डी में हो गया आपका, 10 को हो गया। अब सिलेंडर में हालो एंड सॉलिड और स्फीयर में हालो एंड सॉलिड। ठीक, ये जो आपके फार्मूला पूछेंगे किसके थ्रू क्या है, पढ़ के आइएगा नेक्स्ट। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर जब होगा बेटा प्रिपरेशन थर्सडे। IT का मतलब क्या है? डी का मतलब डायमीटर और टी का मतलब टेंजेंट, स्पर्श रेखा। सर कि अगर ये सीधा ना रहे तो रिंग में तो एकदम गोला है, तो फार्मूला हमें पता है, और ये भी अगर 4 कोण का है तो 4 कोण का स्क्वायर है तो उसका एक्चुअली में डिजाइन है, होती है। मास वही रहेगा, मामला आर के बाद चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे डिस्टेंस के बेस में हम लोग डिटरमाइन करते हैं, बट वो आपके यहाँ वहाँ पर सर सभी जगह पर आर चेंज हो रहा है। बता देंगे। आने दीजिए। ठीक है, निकाला सबके लिए जा सकता है, बट कंडीशन है जो हमें नीड है वो अलग है। ठीक है, फिर आपको टेंजेंट बेस के और क्या जो भी आपकी आ सकती है या बनाई जा सकती है बता देंगे। सर यहाँ हम ऐसा पढ़ते हैं कि उसमें ये सब पढ़ने में हम लोग रोटेशन की बात करेंगे। जैसे ऊपर से छोड़ दिया गया रिंग को, डिस्क को, सॉलिड सिलेंडर को, हालो सिलेंडर को, सॉलिड स्फीयर को, हालो स्फीयर को, कौन पहले पहुंचेगा, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, किसका क्या पहुंचने पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो कैसे कंपेयर करेंगे जब वेलोसिटी ही नहीं पता लगेगा। मुझे लेकिन हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो तो इसके टर्म में पढ़ रहे हैं। अरे इसके टर्म में चाहो, इसके टर्म में चाहो, वही चीज़। तो इसके टर्म में न जाए तो ग्रेविटेशन लगेगा। ग्रेविटेशन तो सिर्फ पुल करने का काम करेगा ना, टार्क डेवलप करेगा। हाँ, इसमें करेगा, इसमें तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हमें बाहर से फोर्स लगा के टार्क डेवलप करना पड़ेगा, हमें फिर मत करना पड़ेगा। तो
पंखा इधर यहाँ ना तो हमें लगाना ही पड़ेगा ना, तो चाहे गारंटी की वजह से स्टार डेवलप हो, चाहे हमें कर्नल फोर्स बना के स्टार डेवलप करें, इसमें नचाने के लिए भी। करना आपको वही है। ठीक हो गया बेटा, हो गया। चलिए, तो ये हो गया डिफरेंट शेप ऑफ जो बॉडी है उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला एक्सेस करो। हम लोगों ने दो को कर लिया, रिंग का और डिस्क का। डिस्क में एक हालो डिस्क आता है। हालो डिस्क और रिंग में अंतर क्या होता है बेटा? जब रिंग लेते हैं ना तो जो थिकनेस है, ये बाहर वाला जो आपका है इसकी थिकनेस वेरी स्मॉल ली जाती है, तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस लगभग सेम ले लेते हैं। लेकिन जब एनुलर डिस्क लेते हैं तब उसका अंदर जैसा सीडी डिस्क होता है ना, सीडी डिस्क एक तो अंदर छोटा सा होल होता है ना, वही होल थोड़ा बड़ा कर लीजिए और बाहर वाला तक ना पहुँचाइए, बीच में हो जैसे डिस्क वैसे समझ लीजिए। ये मान लिया। अब यहाँ पे मटेरियल फिट है, ये रिंग नहीं कह रहा है, बताइए कंप्लीटली कैसा है, डिस्क है, इसे एनुलर डिस्क कहते हैं या कह लो क्या डिस्क हैविंग इनर एंड आउटर एरिया आर डिफरेंट। जिनकी इनर और आउटर एरिया क्या होंगे आपके अलग अलग होते हैं, तो उनके लिए जब हम लोग बात करते हैं तो भी एक कंडीशन ये बनाई जा सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। टाइम क्या हो रहा है बेटा? टाइम बहुत करा देते। हाँ, क्या 3:33। चलिए, पर आ गया होंगे। चलिए ठीक है, तो कल कर सकते हैं, पढ़ के रहेगा।